Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, doctor. Yeah, नहीं, just please start. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? ओके सीजर बेसिकली हमारे ब्रेन्स में मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं. देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर. तो उनकी उनके जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके माध्यम से हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में काम करते हैं. जैसे कि बॉडी को मूव करना है या बात करना है या जो भी चीज़ें हैं वो सारे इंटीग्रेटेड एक्शंस जो हैं वो न्यूरॉन्स के माध्यम से ही होते हैं. तो इन न्यूरॉन्स में जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और एक्सेसिव न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जब ज़्यादा एक्टिविटी बन जाती है तो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी का फॉर्म होता है जिसमें कभी अचानक से एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होना जो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट को अचानक से गिर जाना या बेहोश हो जाना, इस तरीके के जो सिम्टम्स आते हैं इनको सीजर्स कहते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में. जिसको कुछ जो हिंदी में अगर हम लोग कहें तो अचानक से दौड़ा आना जिसको या दौरे आना, इस तरीके से लोग इसको कहते हैं. What is epilepsy? एपिलेप्सी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सीजर्स. बेसिकली सीजर्स जो हैं वो मल्टीपल डिजीजेस की वजह से हो सकते हैं जो न्यूरोलॉजिकल नहीं भी हैं. जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं या सीवियर इन्फेक्शंस है या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उनकी वजह से भी एबनॉर्मल न्यूरोनल सिग्नलिंग होती है जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं. तो लेकिन जो एपिलेप्सी है ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है पर से, जिसमें केवल ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज की वजह से मल्टीपल सीजर्स आते हैं और बार बार होते रहते हैं. ये तो इस तरीके की कंडीशन को हम लोग एपिलेप्सी बोलते What are the different types of seizures? And do they affect people differently? हैं. यस, एक्चुअली बेसिक में डिवाइड कर सकते हैं. एक जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं और एक पार्शियल सीजर्स होते हैं. तो जो जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि पेशेंट की पूरी दोनों हाथ दोनों पैर में अचानक से हाथ पैर टेढ़े हो जाना, मुंह का टेढ़ापन हो जाना, बेहोश हो जाना, पूरी तरीके से अपनी बॉडी के पोस्चर्स का कंट्रोल खो देना, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो इनको जनरलाइज सीजर की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग. और कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि केवल एक हाथ में कुछ ऐंठन-सी हो रही है या एकदम अचानक से टेढ़ा हो गया या अचानक से शेकिंग मूवमेंट्स होने लग गए या एक साइड को मुँह टेढ़ा हो गया. इस तरीके के जो सिम्पटम्स आते हैं वो हम लोग पार्शियल सीजर में रखते हैं जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है. उसमें कोई एक हिस्सा आपका बॉडी का इन्वॉल्व होगा, बाकी बॉडी ठीक रहेगी. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? नो, एक्चुअली एपिलेप्सी हैव मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज. और इसके कॉजेज को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो इसको हम लोग चाइल्डहुड से लेकर और एल्डरली तक डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सीज हो सकती हैं. जैसे अगर हम लोग चाइल्डहुड को फ्रॉम द बर्थ से 5 ईयर तक कैटेगराइज करें और उसके बाद फिर चाइल्ड जो लेट चाइल्डहुड है 5 टू 12 ईयर्स का कैटेगराइजेशन है. फिर एडोलेसेंट्स हैं एंड एडल्ट्स हैं जो अप टू 50 ईयर्स तक मानते हैं. और उसके बाद फिर एल्डरली पीपल आते हैं. तो इसमें अलग अलग कॉजेज होते हैं. जैसे कि जो चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, अगर 0 to 5 ईयर्स की एज ग्रुप का है तो उसमें बेसिकली जो अभी न्यूबॉर्न है उसमें सबसे कॉमन कॉजेज जो सीजर्स के और एपिलेप्सीज के होते हैं उनमें हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होती है. जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं हमारे यहाँ कभी कभी, तो जैसे कभी डिलेड लेबर हो गया या डिलेड क्राई हो गई या इंट्रानेटल कोई इंसल्ट हो गई, उसकी वजह से पेशेंट के जो बच्चा होता है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से उसमें हाइपोक्सिक इंजरीज होती हैं उसके न्यूरॉन्स में. तो उसकी वजह से सीजर्स आने लगते हैं. तो वो एक कारण हो गया छोटे बच्चों में. इसके अलावा छोटे बच्चों में कुछ जेनेटिक कॉजेज इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे मदर फादर को एपिलेप्सीज हैं तो उनमें कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं
जिसमें बच्चे का देर से चलना, देर से खड़े होना, देर से दौड़ना, या मेंटल रिटार्डेशन होना, या उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होना, इस तरीके के बच्चों में एपिलेप्सीज कॉमन होती है। तो उसमें कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो 5 ईयर्स से अगर हम लोग 15 ईयर्स की बात करें तो उसमें कॉमनली इन्फेक्शंस आते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाती है बच्चों को, उसमें टीबी टीबी की मेनिंजाइटिस हो सकती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ब्रेन में एब्सेस, या मतलब आप अगर उसको कहें कि ब्रेन में पस पड़ जाता है, उसकी वजह से होता है, या कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो सीजर प्रोवोकिंग कंडीशंस में सीजर्स प्रोवोक कर सकते हैं, उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। और इस एज ग्रुप में बच्चों में हेड इंजरीज के भी चांसेस रहते हैं 5 to 15 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक कॉमन कॉज है एपिलेप्सीज का। और इसके अलावा जो एडल्ट होते हैं उनमें जो कॉजेज हैं वो मोर और लेस इसी के जैसे हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, दिमाग में कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन जैसे ट्यूबरकुलोमाज हो सकते हैं, टीबी की वजह से हो सकता है, उसके एब्सेस बन सकती है, या फिर कोई दिमाग में जैसे पुरानी इंजरी कभी हुई है उस पर्सन को, तो उसके बाद वो पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी सिंड्रोम्स बनते हैं उसमें, इस तरीके की कंडीशन होती है। और एल्डरली जो पीपल होते हैं उनमें जो कॉमन कॉज होते हैं वो स्ट्रोक होता है, कि अचानक से कभी किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया या इस्चेमिक स्ट्रोक हो गए, पैरालिसिस, जो लकवा के पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉमनली हम लोग देखते हैं कि सीजर्स आने लगते हैं, पहले पैरालिसिस हो गई और जी। उसके बाद पेशेंट आते हैं, अरे साहब पहले तो इनको पैरालिसिस थी, अब इनको थोड़े झटके भी आ रहे हैं। तो ये कंडीशंस एल्डरली पीपल में मिलती हैं। बाकी हेड इंजरीज हैं या इन्फेक्शंस हैं, ये दोनों में कॉमन होती हैं। तो इस तरीके के वेरियस प्रेजेंटेशंस हैं और वेरियस कॉजेज हैं इनके एज ग्रुप के हिसाब से। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? ओके, केयर गिवर के का बहुत इंपॉर्टेंस है एपिलेप्सी के पेशेंट में और उसकी पेशेंट केयर में। कि जैसे अब किसी कोई पेशेंट है, उसको अचानक से एक हाथ अगर उसका काम नहीं कर रहा, अचानक से उसने बताया कि अरे हमारा हाथ नहीं उठ रहा है, या अचानक से हाथ टेढ़ा हो गया, या मुंह टेढ़ा हो गया, बोलते बोलते अचानक से पेशेंट गिर गया, बेहोश हो गया, और मुंह से झाग आना, कई बार यूरिनेशन हो जाता है, पैंट्स पैंट्स में बेड वेटिंग हो जाती है, या स्टूल पास कर देता है पेशेंट। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो केयर गिवर को ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केयर गिवर के लिए, कि अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो उस समय उसको क्या करना है। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जब पेशेंट, क्योंकि अपने मन से पेशेंट का स्लाइवा जो है वो हम लोग जब होश में होते हैं तो हमारे माउथ में ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में वो थोड़ा थोड़ा सा डिग्लूटिनेशन के माध्यम से जाता रहता है। लेकिन जिस समय सीजर्स आते हैं तो वो पेशेंट उसको क्लियर नहीं कर पाता अपने माउथ के ओरल सेक्रीशंस को, तो वो फेफड़े में कई बार चले जाते हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ऐसी चीज में जब भी किसी मरीज को सीजर आए तो केयर गिवर का काम है कि इस तरीके से उसको एक साइड में कर दे, लेटरल पोजीशनिंग कर दे उस पेशेंट की, जिससे कि जो स्लाइवरी सेक्रीशंस हैं, उसके ओरल माउथ के जो सेक्रीशंस हैं वो नीचे की तरफ या बाहर की तरफ ग्राउंड में आए, जिससे कि कम से कम उसका जो स्लाइवा है वो कम से कम वो पेशेंट का लंग्स में जाने के चांसेस रहे, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को अवॉइड किया जा सके। दूसरी चीज, जैसे कि जो और लोग करते हैं, अब जो अपनी हमारी पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं है एपिलेप्सीज के लिए, कभी किसी को सीजर आया तो किसी को कभी ओनियन सुखाने लगते हैं, या कभी किसी को शूज कहते हैं कि नहीं इसकी नाक में सुखा दो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, इन सब चीजों से आप पेशेंट को और हार्म करोगे बेनिफिट होने की वजह। Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? या एक्चुअली इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ एपिलेप्सी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेशेंट को लोग अवॉइड करते हैं बेसिकली। और मैं बताना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को, सुनने वाले जो जी। पेशेंट्स हैं या उनके जो केयर गिवर्स हैं, कि इससे बिल्कुल डरे नहीं। 90 से 95% तक की एपिलेप्सी कंप्लीटली क्योर हो जाती है। जो रेस्ट एपिलेप्सीज हैं उनमें कुछ सर्जरी के माध्यम से वो भी ठीक हो जाती हैं। तो आजकल के डेज में, आजकल साइंस की इतनी आगे है कि एपिलेप्सी को कंप्लीटली हम लोग लगभग कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट अपनी हेल्दी लाइफ
जी सकता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जैसे कि अनमैरिड फीमेल्स हैं बेसिकली, तो उनसे जी लोग मैरिज करने में अवॉइड करते हैं उनको, या छोटे बच्चे हैं उनके साथ अपने बच्चों को नहीं खेलने देते हैं कि अरे इसको तो सीजर आता है, ये एपिलेप्सी का पेशेंट है, कहीं हमारे बच्चों को ना हो जाए। या फीमेल्स पे शादी ना करने का रीजन रहता है अरे इनके बच्चे होंगे तो उनको भी एपिलेप्सी ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार ये सोचते हैं कि नहीं ये तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट ना हो पाए या माँ ना बन पाए, तो ऐसी कोई, ये सारे मिथ्स हैं और इस तरीके की चीज़ों को हमें अपने समाज से दूर रखना चाहिए। और जैसे कि और दूसरे लोग नॉर्मल हैं वैसे ही ये पेशेंट्स भी एपिलेप्सी की दवाई लेके एकदम से नॉर्मल रहते हैं, और इनसे कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो कई बार सीजर्स भी आ सकते हैं इनको, क्योंकि सीजर्स में आने में स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस लेगा तो उसको सीजर्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमारा भी थोड़ा सा ये कर्तव्य है कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनको शो ना करें। How does this stigma affect people with epilepsy? या एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि या तो वो पेशेंट नोन केस है, प्रेगनेंसी है और पहले से वो एपिलेप्सी की पेशेंट थी और अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी मेडिसिन चल रही है और अब उसको सीज़र आया है। एक जी कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले कभी उसको कोई सीज़र कभी किसी तरीके का नहीं था, लेकिन अभी जब जी प्रेगनेंसी हुई तो उसको सीज़र आ गया। तो ये 2 डिफरेंट एंटाइटीज़ हैं। यूजुअली जो पहले से पेशेंट्स होते हैं एपिलेप्सी के, और अगर वो डॉक्टर के टच में हैं, तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो एपिलेप्सी के दौरान जो फीमेल जब प्रेगनेंसी होती है, कंसीव करती हैं वो, तो हम लोग उनकी डोज़ एडजस्ट करते हैं। तो उस जी थोड़ी-सी डोज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो यूजुअली फिर उनको सीज़र्स वगैरह नहीं आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। यदि कोई ऐसी पेशेंट्स हैं जिनमें नया सिम्पटम डेवलप हुआ है, जो प्रेग्नेंट हुई, अब उसको सीज़र्स आ गए, तो इस तरीके के पेशेंट्स में हाइपरटेंशन को ज़रूर देखना चाहिए। एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया, उसको मैनेज करना ज़रूरी है। उसमें फिर डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ चलती हैं। अब केयर गिवर को क्या करना है, अगर फीमेल पेशेंट तो उसके लिए जैसे कि आप अपने, जैसे हम लोग तो प्रेग्नेंट फीमेल्स का थोड़ा-सा टेक केयर ज़्यादा करना होगा, जैसे कि जी आप उसको बहुत ऊँचे बेड पे ना लिटाएँ, जिससे कि कभी उसको रात में सीज़र आए, जिससे कि गिर जाए तो उसको चोट लग सके या उसके बेबी को हार्म हो सके। कोशिश करें कि नीचे थोड़ा-सा नीचा बेड हो या नीचे ही गद्दा लगाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके घर के जो बाथरूम है या जो भी चीज़ें, वहाँ पे कुछ कॉर्नर्स जैसे हैं, तो जो अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं या शार्प कॉर्नर्स हैं, तो उनको आपको पैड अप करके रखना चाहिए। और बाकी आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो एपिलेप्सी में, प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी। absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? हाँ, आजकल जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। तो एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें जितना यूज़ हो, अननेसेसरी उसको यूज़ ज़्यादा ना करें। जैसे कि आप रात में बहुत ज़्यादा उसको ना देखें, क्योंकि जी एपिलेप्सी के पेशेंट्स में 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप नींद नहीं लोगे, तो सीज़र्स को ट्रिगर होने का मौका मिलेगा और सीज़र्स आपको ट्रिगर करके दोबारा से आपको सीज़र आ सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कम से कम मोबाइल चलाएँ और प्रॉपर स्लीप लें। दूसरी चीज़ जो इसके बाद कॉमनली एनकाउंटर होती है कि पेशेंट भूल जाते हैं एपिलेप्सी की दवाई लेना। दवाई आपको रेगुलर लेनी है, दवाई यदि आप नहीं लोगे तो सीज़र्स आपको आ जाएँगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे कॉमनली हम लोग अपनी प्रैक्टिस में यही देखते हैं कि पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हम लोग तो ठीक थे, तो हमने दवाई बंद कर दी। तो दवाई आप बंद नहीं करोगे, दवाई आपके डॉक्टर बंद करेंगे जब उसका प्रॉपर कोर्स हो जाएगा। तीसरी जी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ओवर फिज़िकल एक्सर्शन नहीं करना है। ओवर फिज़िकल एक्सर्शन में कई बार सीज़र प्रोवोक होते हैं। चौथी चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर डाइट और लाइफ़स्टाइल को अपना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, इन सब से आप दूर रहिए। या बहुत लोग जैसे जो और सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे कि गांजा स्मोकिंग वगैरह राइट लेते राइट हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है आपको। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है और हेल्दी लाइफ़स्टाइल से रहिए तो आप ठीक रहोगे। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट में आपको प्रॉपर्ली अपने डाइटरी पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा कोई, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, लिकर वगैरह नहीं लेना है आपको। इसके अलावा आपको सीज़नल फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ करनी है कि जैसे कम से कम 15 टू 30 मिनट्स की एक्सरसाइज़ आप रेगुलरली करिए। और बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप ड्राइविंग का जॉब है आपका या ड्राइविंग करते जी, हो, उसको जी, बहुत ही उसमें आपको एक पर्सन को अपने साथ रखना चाहिए, जब तक कि आपकी मेडिसिन चल रही है एपिलेप्सी से रिलेटेड। क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है, कभी भी अगर आपको सीज़र आ गया तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू एज़ वेल एज़ फॉर द अदर्स। thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? या इसके लिए आपको पहली चीज़ तो ये है कि अपने घर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनको पैड अप करके रखिए आप लोग। दूसरी चीज़, ये आप मैट बिछा सकते हो अपने यहाँ घर पे, कि जिससे कि जी, कभी अगर सीज़र आए तो आपको हेड इंजरी ना हो। अगर किचन वगैरह में आप लोग काम कर रहे हैं तो आप ओवन या माइक्रोवेव वगैरह का इस्तेमाल करें जब आप अकेले हों। जी, जी, जिससे कि कभी अगर गैस वगैरह है या स्टोव है तो उसमें कभी सीज़र आए तो आपको इंजरी ना हो। इसलिए इस तरीके के प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? यस, वन वन थॉट इज दैट कि एपिलेप्सी को आप लोग बिल्कुल भी बहुत बड़ी उसकी उसकी तरह मत लीजिए कि जैसे पुराने ज़माने में बहुत कम मेडिसिन थी एपिलेप्सी की, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। बट अभी बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। और एपिलेप्सी मोर देन 95% केसेस में कंट्रोल्ड है। जो पेशेंट एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में रहते हैं वो अपनी कंप्लीटली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। इसलिए इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसका प्रॉपर इलाज कराना है और इसके मिथ्स से बचना है। Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.